हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर में ग्रेविटेशन चल रहा था हमारा, और ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत प्लेलिस्ट चेक करिए और फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आए। और अगर फर्स्ट पार्ट में कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाकर आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। और इस नए लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, जो कि रिलेट करता है एक्शन रिएक्शन से। इसका कहना ये है, इसका मतलब न्यूटन जी का कहना ये था कि जिस तरह से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, तो वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। इसके ठीक बाद हमारी जो स्टडी होगी, फिर हम देखेंगे फ्री फॉल, फिर हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इन्हीं टॉपिक के साथ में हम इस आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्टिंग करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल जो हम पढ़कर आए हैं ग्रेविटेशन को, तो इसमें हमने यही पढ़ा था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है तो वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। लाइक दिस द न्यूटन सेड, न्यूटन ने कहा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या मतलब है इसका? व्हेन दैट विच इज दैट व्हेन अर्थ exerts a force of attraction on an object। मतलब क्या है कि जब भी अर्थ exerts a force, जब भी अर्थ एक फोर्स लगाती है on an object, किसी ऑब्जेक्ट पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स ऑन द अर्थ। समझेगा नहीं? अर्थ ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगी, ऑब्जेक्ट अर्थ पर फोर्स लगाएगा, अर्थ ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट अर्थ पर, और कैसा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिएगा एक बार फिर से पूरा हम देखते हैं क्या है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स, तो ये ऑब्जेक्ट भी लगाएगा एन इक्वल फोर्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर एक इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ उसे अपनी ओर खींचेगी, वो ऑब्जेक्ट प्रयास करेगा अर्थ को अपनी ओर खींचने का, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर हो जाएगा बेटा? चल आगे लेकर चलते हैं। द फोर्स इज इक्वल्स टू, हमें पहले से पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पर और एक्सीलरेशन पर। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, मास जितना कम लगने वाला फोर्स उतना कम। और सेम डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर। ये हम पढ़कर आए हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब चूंकि यहां पर एक्सीलरेशन जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसके लिए हम ए की जगह रिप्रेजेंट करते हैं g, तो ये हो जाता है m इंटू जी। ठीक है ना? एक्सेलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, बकाया फॉर्मूला सेम है, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अगर यहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो A इज इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन m। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल। जब भी, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमें ऊपर थ्रो करना है, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाए, तो हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ता है। हम इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब ये ऊपर जाएगा, अपने आप नहीं जाने वाला। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने होल्ड किया हुआ है, अगर इसको हम फ्रीली ड्रॉप कर दें तो ये जाएगा अपने आप नीचे की ओर। नीचे भेजने के लिए हमें किसी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या हो, मैंने फिर बता, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजना चाहते हैं तो हमें किसी फोर्स के साथ इसको ऊपर फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली ड्रॉप कर दें, सिर्फ और सिर्फ हम छोड़ दें, तो ये अपने आप कहां जाएगा? नीचे की ओर। इसी को कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्रीली नीचे की ओर गिरना, फ्री फॉल। क्यों गिरा ये नीचे की ओर? क्योंकि भैया हमें पहले से पता है कि अभी तो हमने इसको होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, लेकिन अर्थ जो है इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, अपनी ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। अब इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक तो हमने होल्ड किया है, लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तो हमने जो इसको पकड़ रखा है मजबूती के साथ, वो ग्रिप जो है वो छूट जाएगी। अब काम करेगा अर्थ का ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ये कहां जाएगा? अर्थ की ओर। जिसकी वजह से ये कहां जाएगा? अर्थ की ओर। और इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल।
तो देखिएगा ध्यान से क्या बताया हमने फ्री फॉल में। जैसे कि ये हमारे एक मित्र हैं जिनको जब फ्रीली ड्रॉप कर दिया गया किसी एरोप्लेन से, पैसा लेकर भाग रहे थे, तो क्या हुआ, ये कहां की ओर आने लगी, नीचे की ओर। नीचे की ओर कैसे जा रहे हैं, अपने आप, किसी फोर्स की जरूरत नहीं, अपने आप नीचे की ओर जा रहे हैं, तो दैट इज फ्री फॉल। अब इसको देखिए ध्यान से, ये और हमारे एक मित्र ने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहन के, सुपरमैन तो नहीं है भैया, कौन से मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तेजी से नीचे की ओर। कहां जा रहे हैं, तेजी से नीचे की ओर। फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है भैया, पके पाम की तरह अपने आप टपक रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये भी किस कंडीशन में, दैट इज फ्री फॉल। अब ये और एक मित्र, इनको भी गौर से देख लीजिएगा, ये भी कहां जा रहे हैं, तेजी से नीचे की ओर। क्या कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, क्या शो कर रहे हैं, फ्री फॉल। तो होता क्या है फ्री फॉल, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का गिरना, फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से, टुवर्ड्स द अर्थ, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी हाइट से नीचे की ओर गिरना अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर कोई दूसरा फोर्स वर्क ना कर रहा हो। अगर कोई दूसरा फोर्स वर्क करेगा तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर ले जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर कोई दूसरा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशन, जो इसको अपनी ओर खींच रहा है, और इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं इसको, हम फ्री फॉल कहते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूं, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का गिरना, फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ, किसी हाइट से अर्थ की ओर, द अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी वजह से, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़िए, जब तक हमने इस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, जीरो। इसमें टोटल कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तो जैसे ये नीचे की ओर जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है दैट इज एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हम पहले से पढ़कर आए। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स ही तो जिसको अपनी ओर खींच रहा था, जिसकी वजह से तेजी से नीचे जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक एप्पल है जो कि नीचे की ओर गिर रहा है, जब तक ये पेड़ पर होल्ड था तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी, t इज इक्वल्स टू 0 पर। सडन क्या हुआ, ये पेड़ से ये ब्रेक हुआ, ये जो एप्पल है ये उस डाल से टूट गया, तो ये कहां जाएगा, नीचे की ओर। और जब ये नीचे की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड जो है वो रेगुलर बढ़ती जाएगी, तो इसी को हम कहेंगे फ्री फॉल। तो द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक नीचे की ओर जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। ये नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी अमाउंट में बढ़ रहा हो, नहीं, एक यूनिफॉर्म रेट में स्पीड बढ़ती जाएगी। और कब, इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है किसकी वजह से जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला प्रूव किया था, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। अब हम एक काम करें, हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू जी हो जाएगा। तो इस f की वैल्यू उठाकर हमने रखी f की जगह पर, तो m इंटू जी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ये जो m1 है ये मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, इसको हम m मान लेते हैं, और m2 जो है मास ऑफ द अर्थ, इसको हम m मान लेते हैं। m से मास, e से अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। तो m1 m2 की जगह पर हम बिना किसी संकोच किए हुए इस m1 की जगह पर m और m2 की जगह पर me लिख दें, अपोन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और जैसे ही हमने देखा तो कान खड़े हो गए, आंखें चकाचौंध तो नहीं कह सकते, जगमगा गई। क्यों, क्योंकि m से m हो गया कैंसिल, और यहां से हमें मिला स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू me अपॉन आर स्क्वायर। और यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई डाउट है, संकोच है, चलिए हम इसको एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m, हमने किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप किया और उस बॉडी का जो मास था वो था m,
फ्रॉम अ डिस्टेंस आर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी आर, इन्फॉर्म द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास एम। हमने अर्थ ऑफ द मास कितना माना, देखो यहां पर तीन चीजें हमने डिफाइन कर दी है। बी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास एम, हमने एक बॉडी ड्रॉप की जिसका मास एम था, फ्रॉम अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी वो आर थी, एंड मास ऑफ द अर्थ इज me, then the force exerted by the earth on the body is given by universal law of gravitation, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F is equals to g m into me upon r square। m क्या हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, me क्या हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ, और r क्या हो जाएगा उनके बीच की डिस्टेंस। अब हमें पहले से पता है F इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, उठा के वैल्यू हमने रख दी, F की जगह m इंटू जी इज इक्वल टू जी m इंटू me अपॉन r स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो यहां से हमें इस स्मॉल जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना, चल वेरी गुड। अब हम चर्चा करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। अभी फॉर्मूला तो हमारा निकल के आया था, स्मॉल जी की वैल्यू निकाली थी हमने, कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। me होता है मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 6.1 इंटू 10 टू पावर 24 kg। कितना होता है 6 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर 24 kg। और इसी तरह से हम बात करते हैं r, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से ड्रॉप किया भी है तो वो हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में तो निग्लेक्सिबल हो गई ना, तो इसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ ही मान लेते हैं। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक देखते हैं। तो हमने क्या बताया, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे हमने सबसे पहले वैल्यू रखी कैपिटल जी की, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर हमने क्या रखा, मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर 24 केजी। और अब हम रखेंगे अपनी फाइनल वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। अब यही वैल्यू उठा के रख दीजिए इसमें, और जब इसमें हम ये वैल्यूज रखेंगे तो ध्यान से देखना, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू तो 6 इंटू 10 टू पावर -11 6.67, पूरा लिखो भैया पूरा लिखो, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ठीक है ना। इसके बाद मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 24 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अब आएगी रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा काट छाट के निकल के आएगा, तो एक फाइनल वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 9.8। क्या निकल के आएगी 9.8। और ये जो g है एक्चुअल में है तो ये एक्सेलरेशन ही, तो इसका जो यूनिट होगा वो भी एक्सेलरेशन वाला होगा। कौन सा हो जाएगा, दैट इज ये तो आप खुद भी बता सकते हैं। मैंने आपको यूनिट निकालना सिखाया है, और जब मैंने यूनिट निकालना सिखाया है तो मुझे ऐसा लगता है ये छोटे मोटे काम आप खुद करेंगे। कमेंट में जल्दी से बताना बिना देखे हुए, आगे तो यूनिट आ ही जाएगा, लेकिन बिना देखे हुए वीडियो को पॉज करके कमेंट में यूनिट लिखना, फिर चेक करना कि किसका यूनिट सही जाता है, ठीक है ना। तो फाइनली हमने अपनी वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चल अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड अपवर्ड मोशन। चलो हम इसको पहले क्लैरिटी देते हैं कंप्लीट। भाई देखो दो फैक्टर है, एक ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के विरोध में, तो ध्यान रखना कि जी की वैल्यू जो यहां पर आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के ग्रेविटेशन के अपोजिट जाएंगे स्पीड जो है वो कम होती जाती है। तभी तो किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो तो ऊपर बहुत स्पीड से करते हैं, लेकिन धीमे धीमे जाकर उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम जाएगा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, वो रुक जाएगा। फिर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। तब ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा था हमने। तो क्या बताया कि दो फॉर्मेट होते हैं, इक्वेशन फॉर द मोशन फॉर फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही हो, तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहां आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन ए की जगह पे रखा जी, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा क्या हो जाएगा, हाइट। ऐसे समझो जो डिस्टेंस s ट्रेवल कर रहे थे, अब s डिस्टेंस की जगह पर हम क्या ट्रेवल करेंगे, एक हाइट ट्रेवल करेंगे, तो s की जगह पर हो जाएगा h। तो सेम पहले वाले फॉर्मूले में चूंकि s है नहीं, तो हमने सिर्फ a की वैल्यू को रिप्लेस किया
जी से। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह पर रखा g, तो वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। चूंकि ये ड्यू टू ग्रेविटी आ रहे हैं, फ्रीली फॉल कर रहे हैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, फ्रीली फॉलिंग कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो g की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो नया फॉर्मूला जो मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। नेक्स्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह पर क्या आ गया h, और a की जगह पर क्या आ गया g, तो नया फॉर्मूला बनेगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड फाइनल वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और a भी है और s भी है, तो दोनों की जगह पर रखा 2gh, तो नया फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और सेम कंडीशन में अगर हम जा रहे हों अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो g की वैल्यू माइनस रख दो, बस कोई चेंज नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां पर हमारी इक्वेशंस हो जाती हैं कंप्लीट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा एक्सेलरेटिंग मोड में है, स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहां पर हम जो जी की वैल्यू रखेंगे दैट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसी के अपेक्षा हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड थ्रो करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे, और अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता है। यहां से तो हम पूरी स्पीड से फेंकते हैं, लेकिन ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाती है। तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू रहती है दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी चीज को हम आगे दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये हमारे एक मित्र हैं जो ऊपर से नीचे को गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। तो यही मैंने बताया, व्हेन अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है इज टेकन पॉजिटिव, उसकी वैल्यू कैसी रहेगी पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा कितना प्लस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहीं पर हम इसके अपोजिट बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर फेंकेंगे, द इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो धीमे धीमे डिक्रीज होती जाएगी। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन नेगेटिव, तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि अब जी की वैल्यू में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहूंगा कि मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप कराएं, हमने यहां पर इसको पकड़ रखा है, अब इसको हम फ्रीली ड्रॉप कराएं, नीचे छोड़ रहे हैं, और जब इसको हम नीचे छोड़ेंगे तो भैया जब तक हमने इसको पकड़ा हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। जब ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाते समय एक्सीलरेटेड मोड में होगा, स्पीड बढ़ेगी। तो यही मैंने बताया कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज जीरो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। फिर क्या, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसमें फोर्स इफेक्टिव है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमने जिस फोर्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है वो फोर्स उस पर हो जाएगा शून्य, क्योंकि रिटार्डिंग मोड में जो वही वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो एक टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कैसी हो जाएगी शून्य। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो टॉप पर होती है वो जीरो होती है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर जाता है स्पीड कम होती है, एक टाइम ऐसा है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहीं पर स्टेबल, फिर नीचे की ओर आएगा, तब फिर से स्पीड बढ़ेगी। चलिए, एंड लास्ट पॉइंट है द टाइम टेकन बाय द बॉडी इज राइज टू बी हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया तो नीचे से अपने ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लेगा, उस हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे तक आने में भी उतना ही समय लगेगा। लाइक दिस कि मान लीजिए हमने एक हाइट मान लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर हाइट रिप्रेजेंट करते हैं h, ठीक है ना, और इस h हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को जाने में t टाइम लगता है,
तो वापस आने में भी टी टाइम ही लगेगा। अगर टोटल टाइम पूछा जाए कि नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो टी सेकेंड जाने में, टी सेकेंड आने में, तो टोटल टाइम लगेगा 2t सेकेंड। चल, आई होप कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।